Hello everyone, welcome back to the channel of Ideal Public School and this is me सृष्टि चौबे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं विद सॉल्यूशन। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को करना ये है फ्रेंड्स कि आप कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी विथ आंसर, आपको उन्हें अपने पेयर कॉपी और नोट्स पर नोट कर लेना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन ऑफ क्लास 8 दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं अपने स्क्रीन पर इस टाइम कि एक्सरसाइज क्वेश्चन कुछ राइट है और जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से राइट ऑप्शन चूज करके नीचे ब्लैंक्स में फिल करना है जो भी अप्रोप्रिएट हो। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कहना है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट grown and cultivated on a large scale at a place is called blank। क्या कह रहा है कि जब एक तरीके के पौधे को बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, एक ही जगह पर उगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो सेशन में आपको बताया ही था कि जब एक पौधा बड़े पैमाने पर एक प्लेस पर उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो इसलिए फर्स्ट में क्या फील हो जाएगा, क्रॉप फील हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक ऑफ द सॉयल। फसल उगाने के पहले प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस फसल उगाने से पहले क्या होता है कि हम मिट्टी को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ हम क्या फील कर देंगे, प्रिपरेशन मीन्स मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, लिखा हुआ है डैमेज्ड सीड वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। देखिए क्या होता है कि जब आप होते हैं, धान वगैरह होते हैं, वो ऊपर पानी के क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो डैमेज सीड, जो खराब सीड होते हैं, जब आप उन्हें पानी में डालोगे तो वो ऊपर क्या होने लगेंगे, तैरने लगेंगे। तो डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर, इसलिए हम यहाँ पर फ्लोट लिख देंगे। ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हो फ्लोट लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट and blank from the soil are essential। क्रॉप को उगाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सनलाइट चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है फ्रेंड्स, वाटर चाहिए होता है, और मिट्टी से हमें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो हम यहाँ क्या क्या फील कर देंगे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। हमें कॉलम ए से जो राइट ऑप्शन है उसका कॉलम बी से मैच कराना है। तो अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स में कौन से क्रॉप्स आएंगे, वीट ग्राम टी तो आएगा नहीं, बिकॉज खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, और वीट ग्राम पी तो रेनी सीजन में लगता नहीं है। तो पैडी एंड मेज, जैसा कि सेकंड ये वाला आप देख रहे हो, ई वाला ऑप्शन, तो खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज होगा। क्यों, बिकॉज ये रेनी सीजन में बो दिए जाते हैं और विंटर तक कट कर दिए जाते हैं, इसलिए खरीफ क्रॉप का राइट आंसर होगा पैडी एंड मेज, जैसा कि इसके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मीन्स ऐसे क्रॉप जो विंटर सीजन में लगाए जाते हैं और मार्च आते आते उसकी कटिंग कर दी जाती है। तो रबी क्रॉप्स जैसा विंटर में लगाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा वीट ग्राम एंड टी। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन रहेगा वीट ग्राम टी, जो कि इसके सामने लिखा हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर,
केमिकल फर्टिलाइजर में कौन से केमिकल कंपाउंड एडेड रहते हैं? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर का राइट ऑप्शन रहेगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, बिकॉज ये केमिकल कंपाउंड फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्यूअर। ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ये मैन्यूअर में क्या क्या चीजें रहती हैं, या फिर ये कह लो कि मैन्यूअर किससे बनाया जाता है? तो एनिमल एक्सक्रीटा मीन्स एनिमल के वेस्ट से, काऊ डंग, जानते हैं काऊ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट से। जैसे कि ये वेस्ट से बनता है, तो ऑर्गेनिक मैन्यूअर का राइट आंसर क्या होगा? दिस। ओके, तो जिसका जिसका जो राइट ऑप्शन है उसके सामने वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर फ्रेंड्स की गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप। हमें खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का दो एग्जाम्पल देना है। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, पैडी एंड मेज। एंड रबी क्रॉप का 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, वीट एंड पी। तो हमें 2 एग्जाम्पल देने थे, दोनों के खरीफ और रबी, जैसा कि मैंने दे दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम नीचे आप जो देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, वीडिंग, थ्रेशिंग, हमें इन सब के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को प्रिपेयर करना एग्रीकल्चर का सबसे पहला स्टेप होता है। खेती बाड़ी करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम मिट्टी को प्रिपेयर करें। तो इसलिए मैंने लिखा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल। आखिर हम मिट्टी को प्रिपेयर क्यों करते हैं? ताकि मिट्टी क्या हो जाए? लूज हो जाए, विच इज एसेंशियल फॉर द रूट पेंट्रेशन इनटू द सॉइल, जो कि बहुत आवश्यक है ताकि जड़ क्या हो, आसानी से मिट्टी के अंदर तक चली जाए। दिस अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली, जिसकी वजह से जड़ क्या करती हैं? आसानी से सांस ले सकती हैं। लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर जितनी ज़्यादा मिट्टी लूज रहेगी फ्रेंड्स, उतने ज़्यादा अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी क्या होंगे, उसमें बढ़ेंगे, विच विल हेल्प टू कीप द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल। अब आप सोच रहे हो कि अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बढ़ने से क्या मतलब है? तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि अर्थवॉर्म इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर। एक किसान का सबसे बेस्ट फ्रेंड, सच्चा दोस्त कौन होता है? अर्थवॉर्म होता है, बिकॉज वो मिट्टी को क्या कर देता है? फर्टाइल कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना मिट्टी लूज रहेगा उसमें अर्थवॉर्म और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतनी तेजी से बढ़ेंगे, जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे? वो सॉइल में ह्यूमस ऐड कर देंगे, नमी ऐड कर देंगे। लूजनिंग ऑफ सॉइल ऑल्सो ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मिट्टी को लूज करने से एक और चीज होती है, वो क्या है कि जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, वो क्या आ जाती है? मिट्टी के ऊपरी लेयर पर आ जाती है, जिससे कि जो कि बहुत जरूरी होता है एक प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो ये था, मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आखिर मिट्टी को प्रिपेयर क्यों किया जाता है? तो मिट्टी को प्रिपेयर करना एग्रीकल्चर का पहला प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में हम मिट्टी को लूज करते हैं ताकि रूट्स अच्छे से सांस ले सके, अर्थवॉर्म एडेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिट्टी फर्टाइल बनी रहे, और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल क्या हो, हमारे मिट्टी के एकदम टॉप लेयर पर आए, ताकि न्यूट्रिएंट मिट्टी के टॉप लेयर पर आए, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सोविंग पे। सोविंग क्या है फ्रेंड्स? सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग जो है ये काफी महत्वपूर्ण प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन में। फर्स्ट हेल्थी सीड्स आर सिलेक्टेड बिफोर सोइंग। सोविंग जैसा मैंने बताया था वीडियो में कि सोविंग मीन्स बीज का बोना होता है, तो बीज को बोने के प्रोसेस को ही सोविंग कहा जाता है।
तो सबसे पहला सोविंग में पहला स्टेप क्या होगा कि हम हेल्दी सीड्स को ही सिलेक्ट करें। बीज बोने के लिए हम हेल्दी सीड्स को ही सिलेक्ट करें। आफ्टर सिलेक्टिंग हेल्दी सीड्स, sowing is done by either traditional method or by using equipment seed drill। हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करने के बाद हम उन सीड्स को क्या कर देंगे, बो देंगे, या तो ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड मैंने बताया था ऐसे मेथड जो पुराने समय में यूज किए जाते थे, पुराने टाइम में प्रयोग किए जाते थे। तो हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करने के बाद हम उन्हें बो सकते हैं या तो ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा या तो किसी भी इक्विपमेंट या औजार के द्वारा, जैसे कि सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की मदद से हम बीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से मिट्टी में बो सकते हैं। तो ये था सोविंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है वीडिंग। तो अब हम जानेंगे वीडिंग क्या होती है। तो वीडिंग मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब कि अनावश्यक पौधों को, मतलब ऐसे पौधे जिनकी हमें थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे पौधे जिनकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी नीड ही नहीं है, उन पौधों को अपने फील्ड से निकालना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। मतलब ऐसे पौधे जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, उनको खेत से निकाल देना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। वीड्स compete with crop plant for nutrient and water। ये वीड्स जो होते हैं ये हम लगाते नहीं है, ये क्या होते हैं अपने आप फील्ड में उग जाते हैं। और ये क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट मीन्स जो हमने फसल लगाई हुई है उनके साथ एक तरीके से कह लो कि कॉम्पीट करते हैं। कॉम्पीट मीन्स कॉम्पिटिशन करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिएंट और वाटर के लिए। अब हमने इसे तो लगाया है नहीं, फिर भी ये क्या करता है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट और वाटर लेता है। अब आप ही सोचो कि हमने क्रॉप को लगाया है, न्यूट्रिएंट वाटर उसे मिलना चाहिए, तो ये भी लेता है। तो इसकी वजह से जो क्रॉप को, फसल को हमारे जो न्यूट्रिएंट और वाटर सफिशिएंट अमाउंट में मिलना चाहिए वो उस अमाउंट में मिल नहीं पाता, बिकॉज ये भी लेने लगा, ये भी लेने लगा। मीन्स हमारे पास 2 चॉकलेटें खाने वाले 4 है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होता है कि न्यूट्रिशन तो हमें क्रॉप को प्रोवाइड कराना था, बट ये भी ले रहा है, तो जिस अमाउंट में क्रॉप को न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता। इसलिए वीड्स फील्ड के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। वीड्स आल्सो इंटरफेयर व्हाइल हार्वेस्टिंग एंड गेट मिक्स्ड विद क्रॉप। अगर हम इन वीड्स को ना निकालें तो क्या होता है, कटाई करते समय, हार्वेस्टिंग करते समय कभी कभी फसल के साथ वो भी कट के चले आते हैं। समझ में आ रहा है, फिर हमें उन्हें अलग करने में और टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कभी कभी कटाई करते समय फसलों की ये भी उसमें चले आते हैं। सम वीड्स आर पॉइजनस टू एनिमल्स एंड ह्यूमन। कुछ वीड्स काफी ज्यादा जहरीले होते हैं जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। टिलिंग इज अ कॉमन मेथड विच हेल्प रिमूवल ऑफ वीड बिफोर सोविंग क्रॉप्स। टिलिंग एक तरीके का मेथड होता है जिसके द्वारा हम वीड्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं क्रॉप बोने से पहले। मैनुअल मेथड लाइक फिजिकल रिमूवल ऑफ प्लांट आर यूज्ड टू रिमूव वीड। हम कुछ फिजिकल मेथड का भी यूज करते हैं, जैसे हम हाथों के द्वारा भी वीड्स उखाड़ करके फेंक सकते हैं, घास फूस उखाड़ के फेंक सकते हैं। या फिर वीडीसाइड, बताया था मैंने आपको वीडियो में, वीडीसाइड इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन जिसको पूरे फील्ड में स्प्रे किया जाता है वीड से निजात पाने के लिए। लेकिन बट दिस मेथड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स बिकॉज ऑफ केमिकल यूज्ड एज वीडीसाइड। बट क्या होता है फ्रेंड्स कि वीडीसाइड के द्वारा हम वीड्स को तो हटा सकते हैं अपने फील्ड से, लेकिन ये क्या करता है, वीडीसाइड स्प्रे करते समय कभी कभी कुछ फार्मर्स के हेल्थ को भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। बिकॉज क्यों अफेक्ट करता है, बिकॉज वीडीसाइड में केमिकल एडेड रहता है, तो काफी सावधानी से इसको स्प्रे करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें केमिकल एडेड है जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। ये फार्मर्स के हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स क्या है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द चैफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग।
मीन्स कि फसलों से चैप्स को अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग इज कैरिड बाय अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। थ्रेशिंग मीन्स फसल से अदर चैप्स को अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं, और थ्रेशिंग एक मशीन द्वारा की जाती है जिसका नाम है कंबाइन। कंबाइन एक तरीके की ये जो मशीन है ये दोनों का काम करता है, ये हार्वेस्टर का भी काम करता है और थ्रेशर का भी काम करता है। ओके, हार्वेस्टर आप जानते हो एक मशीन होती है जिससे कटाई किया जाता है, और थ्रेशर आपको पता ही है, मैंने बताया ही था कि थ्रेशर क्या होता है, जिसे क्रॉप्स को चैप से अलग करने वाले मशीन का नाम है। तो ये जो कंबाइन नाम की मशीन है ये दोनों का काम करेगी, हार्वेस्टर का भी और थ्रेशर का भी। थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाई विनोइंग। थ्रेशिंग का काम हम विनोइंग प्रोसेस के द्वारा भी करते हैं। विनोइंग मीन्स क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हवा जिस डायरेक्शन में चलती है उसमें से चैप्स अलग हो जाते हैं और क्रॉप्स अलग हो जाते हैं। ओके, तो ये हमने चारों टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है फ्रेंड, कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूअर। हमें बताना है कि कैसे फर्टिलाइजर मैन्यूअर से अलग है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक टेबल बना हुआ है फर्टिलाइजर के लिए और एक मैन्यूअर के लिए। तो फर्टिलाइजर में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड मैन्यूअर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मैंने आपको वीडियो सेशन में इसकी नॉलेज दी थी कि इनऑर्गेनिक क्या होता है और ऑर्गेनिक क्या होता है। इनऑर्गेनिक मीन्स इसमें किसी भी तरह का डिकेइंग मैटर का यूज नहीं होगा, इसमें सिर्फ केमिकल एडेड रहेगा। और ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। तो फर्टिलाइजर में केमिकल एडेड रहता है, दैट्स व्हाई इसे इनऑर्गेनिक कहा गया है। एंड मैन्यूअर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसलिए इसे ऑर्गेनिक सबस्टेंस कहा गया। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। फर्टिलाइजर को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। एंड मैन्यूअर को हम पा सकते हैं किससे, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल से, प्लांट से और ह्यूमन वेस्ट से। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर कहाँ बनता है फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। और मैन्यूअर हम कहाँ बना सकते हैं, अपने फील्ड में ही बना सकते हैं। फर्टिलाइजर में और क्या लिखा है, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करता है, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर पाता, बट मैन्यूअर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर में रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ये क्या है, ये प्लांट्स के न्यूट्रिएंट में काफी ज्यादा होता है, बट मैन्यूअर ऐसा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म यूजेस हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द सॉइल। एडवर्स इफेक्ट मतलब अगर हम ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो मिट्टी पर इसका उल्टा प्रभाव होने लगेगा। लेकिन अगर हम मैन्यूअर का लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो इसका कोई उल्टा प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये बल्कि मिट्टी की फर्टिलिटी को और भी ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स हमारा, कि व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। हमें बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और हमें इरिगेशन के 2 मेथड्स बताने हैं जिसके द्वारा इरिगेशन भी हो जाए और पानी भी क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए। तो इरिगेशन सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी को क्रॉप्स तक सप्लाई करने के प्रोसेस को एक निश्चित समय पे, मतलब पीरियड ऑफ टाइम फिक्स रहेगा, उस एट पर्टिकुलर टाइम पे फसल को पानी देने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इरिगेशन, जिसे हम सिंचाई कहते हैं। ओके, अब देखिए वो 2 मेथड कौन से हैं जिसके द्वारा सिंचाई भी हो जाए, मतलब फसलों को पानी भी मिल जाए और पानी कंजर्व भी हो जाए, पानी बच भी जाए। तो वो 2 मेथड है, फर्स्ट है ड्रिप इरिगेशन एंड सेकंड है स्प्रिंकलर सिस्टम। इन दोनों के बारे में मैंने नॉलेज दी हुई है वीडियो में, बट एक बार शॉर्ट टर्म में हम यहाँ रिवीजन कर लेते हैं।
ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हियर द वाटर ग्रोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट. दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एज इट कंजर्व द वाटर एंड ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग वीड्स. क्या कह रहा है यहाँ पर कि इस मेथड में वाटर को क्या किया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट फसलों के जड़ में प्रोवाइड किया जाता है. ये मेथड काफी ज्यादा यूजफुल है बिकॉज ये डायरेक्ट जड़ में सप्लाई कर दिया जाता है. और इसका एक और फायदा ये है कि इससे पानी की वेस्टेज नहीं होती है. पानी इससे क्या होता है, कंजर्व होता है. और ये इसकी वजह से किसी भी तरह का वीड्स भी नहीं उगता है. ओके, नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, दिस मेथड इज इन यूज इन मेनली अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. ये मेथड वहां पर यूज होता है उस लैंड पर जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं होता है. इसमें क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल. होती है रोटेटिंग नोजल मींस ऐसे नोजल बनी रहती है और वो टाइम टू टाइम रोटेट करती है और उन पाइप्स के ऊपर लगी रहती है. और ये पाइप्स मेन पाइपलाइन में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है. और एक रेगुलर इंटरवल पर भी वो पाइप से पानी क्या होता है, फ्लो होता है एक फिक्स टाइम पे, यानी कि ऑल टाइम चालू ही रहेगा. जैसे फव्वारा देखा उसमें से पानी फ्लो होता है, वैसा ही कुछ. तो इसमें क्या होता है कि एक रेगुलर एक परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, उनके ऊपर एक नोजल लगा होता है, घूमता रहता है वो हर समय और उसमें से पानी स्प्रिंकल होता है. और वो पाइप्स क्या होती है, मेन पाइपलाइन से कनेक्टेड होती है और एक फिक्स टाइम पर उसमें से पानी निकलता है. फिर वो स्प्रिंकल होता है पूरा पानी और हर एक क्रॉप तक पहुंच जाता है. ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. बता रहा है, पूछ रहा है कि यदि गेहूं व्हीट को हम खरीफ सीजन में लगाएंगे तो क्या होगा. तो इसका आंसर है व्हीट क्रॉप में गेट डिस्ट्रॉयड इफ सोन इन खरीफ सीजन. क्या बोल रहा है कि अगर हम व्हीट क्रॉप को खरीफ सीजन में बोएंगे तो व्हीट क्रॉप पूरी तरीके से उसकी फसल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर, पेस्ट एंड एडेप्टेबल कंडीशन फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. ऐसा क्यों होगा भाई, क्यों खरीफ सीजन में व्हीट का क्रॉप लगाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ऐसा इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि व्हीट ठंडी के मौसम में उगता है. अगर हम इसे बारिश के सीजन में लगाएंगे तो जो टेम्परेचर इसे चाहिए, जो कंडीशन इसे चाहिए वो तो इसे मिल नहीं रही है. तो अनफेवरेबल टेम्परेचर मिलेंगे, कीड़े मकोड़ों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन मिलेगी जो इसके लिए जरूरी नहीं है. इस वजह से व्हीट क्रॉप खरीफ सीजन में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. खरीफ कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हैंस इट इज नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो व्हीट इन अ खरीफ सीजन. खरीफ सीजन आपको पता है कि खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, इसलिए कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा कि हम व्हीट को खरीफ सीजन में बोए बिकॉज उससे वो टेम्परेचर, वो कंडीशन मिलेगा ही नहीं. तो वो क्या हो जाएगा, उगने के बजाय डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसलिए हम व्हीट को खरीफ सीजन में नहीं बो सकते हैं. ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है. और क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड. हमें बताना है कैसे कोई मिट्टी, अगर हम एक ही मिट्टी में लगातार बुआई कर रहे हैं, लगातार प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वहां की मिट्टी कैसे अफेक्टेड हो जाती है, तो हमें ये बताना है. ओके, तो इसका आंसर है प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ. जैसा कि आपको पता ही है कि पौधे को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है बढ़ने के लिए. ओके, विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट प्लांट विल डाई. अगर उसे उस मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा जितने उसे चाहिए, जितना कि उसे चाहिए, तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा. Continuous plantation of crop result in depletion of certain nutrient like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. अगर हम एक ही मिट्टी में लगातार प्लांटेशन करेंगे, क्रॉप्स फसलों की बुआई करेंगे, तो क्या होगा कि जो मिट्टी के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि
पौधों को चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ यील्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, हेंस देयर शुड बी अ गैप बिटवीन क्रॉप इन ऑर्डर टू गेट अ गुड यील्ड। बोल रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं लगातार एक ही मिट्टी में प्लांटेशन करने से फसलों की, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है, कम हो जाता है न्यूट्रिएंट। इसीलिए हमें फसल को उगाने के लिए थोड़ा थोड़ा गैप करके उगाना चाहिए, ताकि न्यूट्रिएंट भी लॉस ना हो और हमें गुड यील्ड मिलते रहे। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होती हैं और हम उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं। तो वीड्स, आपको मैंने इसकी जानकारी ऊपर ही दे दी थी कि वीड्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि जिन्हें हम लगाते नहीं हैं, वो अपने आप उग जाते हैं, इसीलिए इन्हें अनडिजायरेबल प्लांट बोला जाता है। ओके, तो ऐसे पौधे जिन्हें हम ना लगाएं, वो खुद ही उग जाएं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। और वीड्स को निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीडिसाइड्स का भी यूज करते हैं, दवा का भी यूज करते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन। शुगरकेन आपको पता है, गन्ना। तो ये देखिए कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, हमें इनको प्रॉपर वे में अरेंज करना है कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा, फिर कौन सा प्रोसेस होगा, कि एक शुगरकेन की हम खेती कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला प्रोसेस हम करेंगे मिट्टी को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट है प्लॉटिंग द फील्ड, फिर हम फील्ड को क्या करेंगे, जोतेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सोविंग, सोविंग मीन्स फिर हम बीज को बोएंगे। उसके बाद मैन्यूरिंग, हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, मैन्यूअर प्रोवाइड करेंगे, मीन्स खाद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इरिगेशन मीन्स सिंचाई करेंगे। देन हार्वेस्टिंग, फिर कटाई करेंगे। फिर हम शुगर केन के क्रॉप को कहाँ भेज देंगे, चीनी की फैक्ट्री में भेज देंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे 1 बाय 1 हम अपने शुगर केन के क्रॉप को तैयार करते हैं और एट लास्ट फिर हम उसे शुगर फैक्ट्री में भेज देते हैं। तो ये था एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, जिसपे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया। आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी और नोट्स पर नोट कर लेंगे। आई थिंक अब आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह गई है। बट अगर आपको अभी भी किसी भी तरह का डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट राइट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर 100% मिलेगा। बट जैसा कि एक्सरसाइज खत्म हो गया है, मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक बार रिवीजन करा देना चाहती हूँ, ताकि आपके माइंड से ये चैप्टर के कोई भी पॉइंट मिसिंग ना रह जाए, आपके दिमाग में हमेशा स्टोर रहे। तो इसीलिए मैं रिवीजन ऑफ द चैप्टर करवाऊंगी, चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी। ओके, तो ध्यान से देखिएगा और इसे अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर के रिवीजन की तरफ। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है, बिना फूड के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट वेरियस लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। फूड से जो एनर्जी हमें मिलती है वो ऑर्गेनिज्म द्वारा यूटिलाइज की जाती है, ताकि हम अपने लाइफ के हर प्रोसेस को, अलग अलग प्रोसेसेस को कर सके, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रिएशन हो गया। नेक्स्ट, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कांट। बोल रहा है कि प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हमें भोजन के देखिए 2 सोर्सेस होते हैं, फूड के 2 सोर्सेस होते हैं, या तो हम प्लांट से भोजन लेते हैं या तो एनिमल से, या फिर दोनों से लेते हैं। बिना इनके हमारे पास स्रोत नहीं है, तो हमें 2 सोर्सेस ऑफ फूड है, प्लांट्स और एनिमल, या फिर दोनों।
अब देखिए नेक्स्ट है, इन आवर कंट्री 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। हमारे देश में 3 तरीके के क्रॉप्स को उगाया जाता है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जेड क्रॉप। अब आप सोच रहे होंगे कि जेड क्रॉप तो हम लोगों ने जाना ही नहीं, ये देखिए देख लीजिए इसको भी। तो खरीफ क्रॉप क्या है? द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, रेनी सीजन जैसे कि जून से लेकर के सितंबर तक के बीच में, और फिर उसकी कटाई कर दी जाती है। और खरीफ क्रॉप का बेस्ट एग्जाम्पल पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप को बारिश की ज्यादा जरूरत होती है, दैट्स व्हाई इन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। इन क्रॉप्स की बुआई कब होती है? विंटर सीजन में, जैसा कि फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप क्या है? व्हीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लाइन सीड है। ओके, जेड क्रॉप देखिए इन्हें समर क्रॉप बोला जाता है। ये रेनी क्रॉप हो गया, ये विंटर क्रॉप हो गया, ये समर क्रॉप होता है जेड क्रॉप। इन्हें समर सीजन में लगाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, मूंग हो गया, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कोकम्बर, गोड, बिटर गॉड, ये सब जेड क्रॉप है। क्यों? क्योंकि इन्हें गर्मी के सीजन में लगाया जाता है, इसीलिए जेड क्रॉप को समर क्रॉप्स भी बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमने क्रॉप्स के बारे में तो जानकारी ले ली फ्रेंड्स, अब हम कल्टीवेशन कैसे करेंगे क्रॉप्स की। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करने के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी को प्रिपेयर करना, सोविंग, बीजों को बोना, फिर क्रॉप को मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, फिर इरिगेशन करना मींस पानी को सप्लाई करना, सिंचाई करना, फिर अपनी फसल को वीड से प्रोटेक्ट करना, उसके बाद हार्वेस्टिंग करना मींस कटाई करना, देन स्टोरेज करना मींस उन्हें स्टोर करना ताकि वो लंबे समय तक क्या रहे? सेफ रह सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है फ्रेंड्स? ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल formed by decaying or decomposition of organic matter। ह्यूमस क्या होता है? हमारी मिट्टी का फर्स्ट टॉप लेयर होता है जो कि कैसे बनता है? डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी गली हुई ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। ओके, जैसे शेड लीफ, जो पत्तियां झड़ जाती हैं उनसे, डंग ऑफ कैटल के वेस्ट से, समझ में आ रहा है? तो ह्यूमस हमारी मिट्टी का टॉप लेयर होता है। अब बढ़ते हैं पेस्ट। पेस्ट क्या है? पेस्ट मींस इंसेक्ट कह सकते हैं या रोडेंट कह सकते हैं, जो कि फसलों की को अधिकतर डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम अपनी फसल को पेस्ट से क्या करें? प्रोटेक्ट करें। मैंने वीडियो में बताया था कि पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक मेडिसिन का यूज करते हैं जिन्हें हम पेस्टिसाइड भी बोलते हैं। ओके, तो ये था एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करने की कुछ प्रोसेसेस, कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। अब है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टूल। अब हम कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर करते समय किन किन औजारों का प्रयोग होता है। तो ये प्लफ है, दिस इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल। देखिए प्लफ मेथड का यूज क्यों किया जाता है? मिट्टी को टिल करने के लिए, प्लफ करने के लिए, जोतने के लिए, या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए, या फिर वीड्स को रिमूव करने के लिए। तो ये सब मेथड का यूज हम प्लफ में करते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड। ये इम्प्लीमेंट वुड का बना होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं लकड़ी का बना होता है, और इसे खींचा जाता है किसके द्वारा? बुल के द्वारा। ये फिगर आप देख रहे होंगे। तो ये था टिलिंग मेथड। अब आप देख रहे होंगे हो क्या होता है? इस मेथड का यूज क्या किया जाता है? वीड्स को रिमूव करने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए। तो इसका फिगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का यूज किस लिए किया जाता है? प्लफिंग करने के लिए, जोताई करने के लिए। ये क्या कर रहा जाता है? ये किसके थ्रू किया जाता है? ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। कल्टीवेटर के द्वारा समय की क्या होती है? बचत होती है। ठीक है, तो इसीलिए कल्टीवेटर एक ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है, जिससे समय भी बच जाए और प्लफिंग भी अच्छे से हो जाए।
नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या है? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। ट्रेडिशनल टूल में जो कि हम बीज को बोने के लिए यूज करते थे, इसका ये इस तरीके से कुछ इसमें बीज की बुआई की जाती थी, जिसका शेप फनल शेप में होता था। उसमें बीज को फिल कर दिया जाता था, फिर जैसे जैसे ऑक्स आगे बढ़ते थे बीज वैसे वैसे मिट्टी में सोन होती जाती थी। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था, पहले के जमाने में यूज किया जाता था। लेकिन सीड ड्रिल अब जैसा कि टूल आ गया है, तो सीड ड्रिल का यूज भी बीज को बोने के लिए किया जाता है, जिसमें ट्रैक्टर के हेल्प के द्वारा बीज को क्या किया जाता है? बोया जाता है। दिस टूल सो द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये सीड ड्रिल की मदद से हम बीज को एक प्रॉपर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस चाहिए होता है उतनी डिस्टेंस पर बो सकते हैं और उतनी अंदर उतनी गहराई तक बो सकते हैं। तो ये सीड ड्रिल था जिसमें बीज की बुआई बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर हो जाती है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल है सिकल। सिकल का यूज किस लिए किया जाता है? हार्वेस्टिंग के लिए। ये हाथों द्वारा होता है, हाथ से सिकल पकड़ते हैं और फिर कटाई करते हैं, तो इसको ये मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता है। अब देखिए नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल। हमें एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं? लाइक प्लांट द एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें प्लांट की तरफ एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के फूड प्रोवाइड कराते हैं, जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया। ये सभी चीजें हमें किससे मिलती हैं? एनिमल से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या है? Fumigation is the most effective method for checking the growth of insect by providing smoke or chemical in the gaseous state without affecting the grain. Fumigation एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि इंसेक्ट कितनी मात्रा में ग्रोथ हुए हैं। कैसे पता कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग, हम क्या प्रोवाइड करके पता कर सकते हैं? स्मोक, केमिकल, गैसियस स्टेट में प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमें ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट के बारे में हम चेक कर सके। लेकिन हम ऐसे करेंगे कि हमारे ग्रेन्स को उससे कोई अफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस के द्वारा हम चेक कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट का। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मींस ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसी एक्टिविटीज जिसके द्वारा एग्रीकल्चर किया जाता है। बीज बोने से लेकर के कटाई तक के प्रोसेस, जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी क्या कहलाती है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल reared at home or on a farm have to provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Animal husbandry में एनिमल्स को पाला जाता है घर या फिर बड़े से फार्म पे। उन्हें प्रॉपर मात्रा में फूड दिया जाता है, शेल्टर घर दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है। जब यही चीज हम ढेर सारे एनिमल बड़ी प्लेस पर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप आपको पता ही है कि जब एक तरीके के पौधे को बड़े प्लेस पर उगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? ये केमिकल से बनते हैं और इनमें केमिकल रिच न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। ये तीन चीजों से बनता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये फर्टिलाइजर है, ये केमिकल से बनते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या है? द हार्वेस्टेड ग्रेन यूजुअली आर स्टोर्ड इन यूज स्टोर आफ्टर दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सनलाइट, सच स्टोर आर कॉल्ड ग्रेनरी। जैसे जो ग्रेन्स की हमने कटाई कर ली है, फिर क्या किया जाता है कि उन्हें हम स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम मतलब कि हम उन्हें सनलाइट में अच्छे से प्रॉपरली ड्राइड, सुखा करके उन्हें स्टोर करते हैं। ऐसे स्टोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेनरीज कहते हैं, जिन्हें हम सनलाइट में ड्राई कर लेते हैं फिर रखते हैं, तो ऐसे स्टोर को हम ग्रेनरीज कहते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कि फसलों की कटाई को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। इरिगेशन। इरिगेशन आपको पता ही है, क्रॉप्स को प्रॉपर इंटरवल पे पानी प्रोवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। खरीफ क्रॉप आप जानते ही हो, ऐसे क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाए जाए। मैन्यूअर। मैन्यूअर मीन्स होता है जो डेड और डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जाए। प्लफ एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा मिट्टी की जुताई की जाती है। ओके, रबी क्रॉप आपको पता ही है कि ऐसे क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। सीड्स क्या होते हैं? जिसके द्वारा एक न्यू प्लांट जन्म लेता है, उसे हम सीड कहते हैं। सीलो क्या होता है? सीलो मीन्स
हार्वेस्टेड ग्रेन आर यूजुअली ड्राई बिफोर बीइंग स्टोर्ड बिकॉज मॉइस्चर इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब किसी भी क्रॉप को अगर उसमें नमी है तो उसे स्टोर नहीं कर सकते, पहले हम उसे अच्छे से सुखाएंगे। दे आर देन स्टोर्ड इन मेटल और अर्थन कंटेनर। सुखाने के बाद हम उन्हें मेटल या फिर मिट्टी के किसी कंटेनर में या फिर गनी बैग्स सच एज जूट के बोरे में रखते हैं। ऐसे स्टोर को हम क्या कहते हैं, सीलो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोविंग। आपको पता ही है कि बीज को बोने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सोविंग कहा जाता है। स्टोरेज मींस ग्रेन को स्टोर करना लंबे समय के लिए ताकि वो मॉइस्चर से, नमी से, इंसेक्ट से, रैट से लंबे समय तक क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स ग्रेन से चैफ को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। वीड्स मीन्स ऐसे पौधे जो अनवांटेड हो, यानी जिन्हें हम नहीं चाहते बट वो फिर भी उग जाए, उन्हें वीड्स कहते हैं। वीड्स को हटाने के लिए हम एक मेडिसिन का यूज करते हैं जिसका नाम विडीसाइड्स होता है, जिसके थ्रू हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। विनोइंग, आपको पता ही है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ग्रेन से चैफ को अलग किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एयर, हवा के थ्रू, तो ऐसे प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। तो ये मैंने सारे पॉइंट, सारे चैप्टर का एक तरीके से समरी रिवीजन करा दिया आप लोगों को। आई थिंक कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, आप लोग इसे रिवाइज करते रहेंगे और आई डोंट थिंक कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा देन राइट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, वी विल आंसर योर क्वेश्चन 100% डेफिनेटली। बट तब तक के लिए आप लोग जितना भी एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया है उसको आप अपने फेयर कॉपी नोट्स पर नोट करके रिवीजन करते रहेंगे एंड हमारे चैनल से बने रहेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।